यस, करें स्टार्ट। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का, कि कैसे हमको फर्स्ट ग्रेड प्रिपेयर करनी है। देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ सिलेबस लगाया है। अपने कॉमर्स में मेनली कितने सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से बताओ, एक तो होता है इकोनॉमिक्स, एक होती है अकाउंट्स और एक होती है बिजनेस स्टडीज। इन तीनों के ही चैप्टर है। देखो अपना जो सिलेबस है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है कौन सा, सीनियर सेकेंडरी लेवल है, एक अपना कौन सा है, ग्रेजुएशन लेवल है, और इसके अलावा अपना जो एक और पार्ट है वो कौन सा है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। इन 3 लेवल्स पे अपन को अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सीनियर सेकेंडरी लेवल की, इसके लिए तुमको एक ही चीज करनी है, क्या करना, एनसीईआरटी की बुक्स। क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी की बुक्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। किसका, 11th और 12th का, कौन से लेवल का, सीनियर सेकेंडरी लेवल का। एनसीईआरटी की बुक के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगर अपन को ये पढ़ना है तो अपन को किससे प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी की बुक से प्रिपेयर करना है। बहुत सारी प्राइवेट बुक्स भी चलती है मार्केट में, लेकिन वो कोई अपने काम की नहीं है। क्लियर, एनसीईआरटी की बुक अगर अपन खरीद सकते हैं तो ऑनलाइन खरीद लो, खरीदनी नहीं भी है तो गूगल से अपन को मिल जाती है। गूगल पे डालना डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक्स, वो आपको पूछेगा कि 11th क्लास 12th क्लास, तो 11th तो 12th डालना और फिर क्या करना, सब्जेक्ट के नाम डाल देना, तो ऐसे एनसीईआरटी की बुक्स आपको मिल जाएगी। यहां से कौन सा प्रिपेयर करना है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का। बाकी में भी बहुत सारी चीजें हैं जो एनसीईआरटी की बुक में मिलेगी, लेकिन उसके अलावा अपन को और भी चीजें पढ़नी है। करंट जितने भी डेटा होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल पॉवर्टी के, एम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी के डेटा होंगे, निर्धनता के डेटा होंगे, इन सब के लिए अपन यूज करेंगे प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, एक पीडी आती है प्रतियोगिता दर्पण, इंडियन इकोनॉमी की आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो लेके आएंगे और उससे अपन सारे करंट डेटा पढ़ेंगे, क्योंकि करंट डेटा सारे एग्जाम में पूछते हैं। इसके अलावा अपन को क्या पढ़ना है, एक बजट पढ़ना है जो अभी का रिसेंट बजट आया है, और पिछले बजट की भी अपन को कुछ हाईलाइट देखनी है। तो ये चीजें अपन को क्या करनी है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में प्रिपेयर करनी है। अब देखो ये जो सिलेबस है ना अपना, इस सिलेबस में यहां से यहां तक कितना पार्ट, यहां से यहां तक, ये पार्ट तो किसका है, अकाउंट्स का पार्ट है पूरा। फिर अपन यहां से शुरू करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल मार्केट, मार्केटिंग, ये जो पार्ट है ये किसका है, बिजनेस का पार्ट है। फिर ये आता है कौन सा, स्टेट्स, ये जो है इतनी क्या है, ये अपनी स्टेटिस्टिक्स है। रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये अपनी क्या है, इकोनॉमिक्स है। इस तरीके से अपना क्या है, सिलेबस डिवाइडेड है। मतलब ज्यादा टॉपिक नहीं है, थोड़े थोड़े टॉपिक अपने इसके अंदर हैं जो अपन को क्या करना है, पढ़ना है। फिर इसके बाद इसमें ग्रेजुएशन लेवल में भी सेम है, ये इसी तरीके से बढ़ता है। कैसे, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स, कैश फ्लो, कॉस्ट अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये यहां तक, और इवन ऑडिटिंग भी मान लो, ऑडिटिंग तक, ये सब किसका पार्ट है, अकाउंट्स या एबीएसटी का पार्ट है। किसका पार्ट है, एबीएसटी। क्योंकि जब अपन बीकॉम एमकॉम करते हैं तो आपको याद होगा बीकॉम एमकॉम में 3 पार्ट हो जाते हैं, एबीएसटी, बिजनेस एड, और बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स या ईएफएम। तो ये यूं बढ़ता है, तो ये एबीएसटी का पार्ट है। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये फंक्शंस, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब, ये किसका पार्ट है बताओ, एंटरप्रेन्योरशिप तक, यहां तक ये पूरा पार्ट है किसका, बिजनेस एड, व्यावसायिक प्रशासन का पार्ट है। और फिर ये जो पार्ट है ये ईएफएम का पार्ट है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इनको सिलेबस को ये डिवाइड करते हैं, सबके थोड़े थोड़े टॉपिक आप लोग प्रिपेयर करो। ठीक है, अपन क्या पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो अकाउंट्स जो है ना, अकाउंट्स पूरी एक साथ ही पढ़ने की होती है, अकाउंट्स अलग अलग पढ़ने की नहीं होती। जैसे तुमको याद हो तो अकाउंट्स में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अकाउंट्स के बेसिक, जितने सिद्धांत होते हैं अकाउंट्स के, लेखांकन के सिद्धांत, उनको पढ़ते हैं। फिर अपन किसके अंदर आते हैं, जर्नल में आते हैं। जर्नल के बाद लेजर आती है, ट्रायल बैलेंस आती है, बैलेंस शीट आती है। तो उनको तो उसी सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब भी अपन अकाउंट पढ़ेंगे ना, तो अकाउंट में ये सारे टॉपिक्स जो हैं, इन सारे टॉपिक्स को अपन यहां से यहां तक क्या करेंगे, एक साथ ही लेंगे, ये एक साथ लेंगे। फिर जो अकाउंट्स के ये सारे टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक भी अपन क्या करेंगे, एक साथ लेने वाले हैं। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन यहां से शुरुआत करेंगे, कहां से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहां से शुरू करेंगे और यहां से कंटिन्यू ये सारे टॉपिक अपन क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। मतलब सबसे पहले पूरा हो जाएगा अपना पार्ट किसका, 11वीं 12वीं में जो आता है 11th 12th का पार्ट पूरा होगा। फिर आएगा कौन सा, ग्रेजुएशन लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल में भी ये पूरा जो पार्ट है, ये सारा पार्ट अपन पूरा करेंगे। मतलब सिर्फ एक बार अपन किसको छोड़ देंगे,
अकाउंट्स के पार्ट को छोड़ देंगे और बाकी सारी चीजें क्या करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसमें भी ये देखो, ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ये अकाउंट्स का पार्ट है, बाकी ये यहां से सारा किसका पार्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। क्लियर है। अकाउंट्स में मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखो अकाउंट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना अपने फर्स्ट ग्रेड में, अकाउंट्स में भी फोकस करना है थ्योरी पे। किस पे फोकस करना है, थ्योरी पे। रीजन क्या पता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आते हैं ना, मुश्किल से 4 या 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको एंट्रीज पूछेंगे कि भाई जनरल एंट्री सही है या नहीं है। तो उन चीजों में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना 2 या 3 क्वेश्चंस के लिए, उससे बेटर है कि आप अपने बहुत ज्यादा एफर्ट थ्योरी पे लगाओ। ठीक है, तो अकाउंट्स में भी जितनी थ्योरी पढ़ सकते हो ना, कंपनी के अंदर कंपनी के लेखांकन के नियम, साझेदारी में लेखांकन के नियम जो भी होते हैं, साझेदारी की प्रविष्टियां कैसे होती है, जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, इन पे ज्यादा अपन को ध्यान देना जरूरी है। किसका बैलेंस किस में ट्रांसफर होता है, जैसे तुमने पढ़ा होगा जनरल रिजर्व में कुछ बैलेंस ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा बैलेंस जाता है, ये चीजें अपन को पूछते हैं। लाभ हानि खाते में क्या स्थानांतरित होगा, संचय में क्या स्थानांतरित होगा, ये चीजें अपन को मेन फोकस करनी है। ठीक है, तो जब भी आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपेयर करो ना, एक तो ये मान के चलो कि ये जो टॉपिक है, कौन से जो टॉपिक है मेन बिजनेस और इको के, इनको तो अपन को क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। क्लियर है। और अकाउंट्स के जो टॉपिक है उसकी थ्योरी बहुत अच्छे से कर लो, पूरी अकाउंट्स की थ्योरी इतने अच्छे से कर लो कि उसका कोई भी क्वेश्चन आए तो अपना मिस नहीं होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, व्यावसायिक संगठन। ठीक है, देखो सबसे पहले समझना, जब मैं बताऊं तब चीजों को लिखना। ठीक है, चार्ट बना के एक बार अपन क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या पढ़ रहे हैं अपन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर व्यावसायिक संगठन के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं अपन, व्यावसायिक संगठन के प्रकार। ठीक है, समझना। देखो कितने होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, याद है आपको, कौन कौन से, नहीं वो अलग है, वो उसके अंदर होते हैं। एक तो होता है कौन सा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एक होता है कौन सा, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है जॉइंट सेक्टर। क्या होता है, जॉइंट सेक्टर। हिंदी में अगर बोले तो कौन सा होता है, एक तो निजी संगठन होते हैं, ठीक है, एक कौन से होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, निजी सार्वजनिक, और एक क्या होते हैं, मिश्रित, दोनों मिलके जिसमें काम करते हैं। ठीक है, निजी संगठन जो होते हैं ना, सबसे पहले तो इनके मीनिंग समझो कि भाई निजी क्या होता है, सार्वजनिक क्या होता है और मिश्रित क्या होता है। ठीक है, इन तीनों को समझने के लिए अपन 3 वर्ड यूज करते हैं, 3 शब्दों का यूज करते हैं। कौन कौन से 3 वर्ड हैं, एक तो होता है ओन, क्या होता है, ओन, एक होता है कंट्रोल्ड, और एक होता है मैनेज्ड। ओन, कंट्रोल एंड मैनेज्ड। ओन मतलब स्वामित्व, ठीक है, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, और मैनेज्ड मतलब प्रबंधन। ठीक है, इन तीनों को परिभाषित करने के लिए इन शब्दों का यूज करते हैं। क्या देखो, जैसे अगर आपको पूछते हैं निजी संगठन कौन से होते हैं, निजी संगठन कौन से होते हैं, वह संगठन जिसका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन किसमें होता है, निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या होगा, विच इज ओन, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। क्या होता है, ध्यान रखना, अगर आपको पूछते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, निजी संगठन क्या होता है, तो निजी संगठन वे संगठन होते हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन किनके हाथों में होता है, निजी व्यक्ति या निजी संस्था द्वारा किया जाता है। कौन सा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं किसकी, सार्वजनिक
संस्था या संगठन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, तो अगेन इनका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है। किसके पास होता है? सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास होता है। और इसमें दोनों मिलके करते हैं, दोनों मिलके मतलब निजी भी होता है प्लस सरकार भी होता है, दोनों मिलके काम करते हैं। मतलब डिफाइन कैसे करोगे? इनका भी स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन निजी स्वामित्व व सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। याद रहेगा? तो सबसे पहले तो आपको क्या याद होने चाहिए? सबसे पहले आपको याद होने चाहिए इनके मीनिंग, संगठन के प्रकार। ठीक है, लिख लो, हेडिंग लगाओ। जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो भी मेरे साथ साथ क्या करेंगे? नोट्स करेंगे। जैसे जैसे मैं नोट डाउन करवा रहा हूं, आप लोग भी एक रजिस्टर पेन लेके बैठो और चीजों को लिखो साथ में। ठीक है, सबसे पहले लिखो संगठन, व्यावसायिक संगठन के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप हिंदी में लिख रहे हो तो आप हिंदी में ही लिखो। क्या लिखा? व्यावसायिक संगठन के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लिखो इसके अंदर फर्स्ट, पहला लिखो निजी संगठन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, निजी संगठन। लिखा? लिखो इसके अंदर यह वे संगठन होते हैं, यह वे संगठन होते हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण व प्रबंधन, यह वे संगठन होते हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण व प्रबंधन निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है। स्वामित्व, नियंत्रण व प्रबंधन निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है। It is that form of organization which is owned, controlled and managed by private individual or institution. लिखा? फिर लिखो दूसरा, सार्वजनिक संगठन, सार्वजनिक संगठन, सेकेंड पॉइंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, सार्वजनिक संगठन। लिखा? लिखो यह वे संगठन होते हैं, these are the organizations, यह वे संगठन होते हैं जिनका, वापस तीनों, स्वामित्व, नियंत्रण व प्रबंधन, जिनका स्वामित्व, नियंत्रण व प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है, which are owned, controlled and managed by government, सरकार द्वारा किया जाता है। लिखा? फिर लिखो तीसरा, मिश्रित संगठन, ज्वाइंट सेक्टर। इंग्लिश में क्या लिखोगे? विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बोथ बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। यह वे संगठन होते हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण व संगठन, स्वामित्व, नियंत्रण व संगठन लिखा, निजी व्यक्ति, संस्था और सरकार द्वारा, निजी व्यक्ति, संस्था और सरकार द्वारा मिश्रित रूप से किया जाता है। सरकार द्वारा मिश्रित रूप से किया जाता है। याद रहेगा? अब अपन कौन सा एग्जाम देने वाले हैं? एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो एमसीक्यूज में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे? देखो, एक और चीज याद रखना, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, ऑफलाइन भी सोचना बहुत जरूरी है। जब भी अपन एमसीक्यूज की तैयारी करते हैं ना, आप कोई भी थ्योरी पढ़ो, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसके ऊपर किस तरीके का एमसीक्यू बनेगा, इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ये अपन ने इतना से ही पढ़ा, लेकिन इस पे कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपको यूं पूछेंगे, वह कौन सा संगठन का प्रारूप होता है जिसके अंतर्गत, क्या पूछेंगे? स्वामित्व, नियंत्रण व प्रबंधन निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। और आपको क्या करेंगे? ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन ए में दे देंगे निजी संगठन, सार्वजनिक संगठन, मिश्रित संगठन। वह कौन से संगठन होते हैं जिसमें स्वामित्व, नियंत्रण व प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? मिश्रित रूप से किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को अगर इनको कॉम्प्लिकेटेड करना है ना, घुमाना है, तो ये आपको क्या करेंगे पता है? ये आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चंस देते, कथन, कथन सही है या कथन असत्य है। आपको पूछेंगे कौन सा, जैसे पूछ लिया सार्वजनिक संगठन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन।
अब उसमें आपको वो ऑप्शन दे दिया, क्या देंगे, वो आप कहेंगे सार्वजनिक संगठन का नियंत्रण, स्वामित्व नियंत्रण व प्रबंधन सरकार के हाथ में नहीं होता है, ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया। तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्लियर, हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से एक एक चीज माइंड में क्लियर करनी पड़ेगी। बहुत बेसिक सा पेपर आता है, मैंने जो पिछले 3-4 साल के पेपर देखे ना, इतने बेसिक पेपर आते हैं, लेकिन वो आपको घुमाते कहाँ है पता है, वो आपको इन बेसिक चीजों में घुमा देते हैं। मेनली जो घूमता है ना स्टूडेंट, वो स्टेटमेंट भी घूमता है, कथन कौन से सत्य हैं, कथन कौन से असत्य हैं, उसमें ही आदमी कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार इसमें असत्य कौन सा, सत्य कौन सा। क्लियर है, तो ऐसे आपको माइंड में क्या करने, चीजों को क्लियर रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो संगठन के प्रारूप हैं, अपन ने क्या लिखे, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या पढ़े अपन ने, संगठन के प्रारूप। ठीक है, संगठन के जो प्रारूप हैं, इनके अंदर इनके अपने अपने हिस्से हैं, अंदर इनके अपने अपने पार्ट है। ये वो चीज मैं बता रहा हूं जो आपको 11वीं 12वीं की 11th 12th की किताब में मिलेगी, क्योंकि भले इन्होंने अपन को सिलेबस में 2-3 टॉपिक ही लिखे हैं, इन्होंने सिलेबस में क्या लिखा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, लेकिन जब आप 11th की बुक देखोगे ना, ये 11वीं की बुक है, तो 11वीं की बुक में इन सब के फॉर्म्स हैं, तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, और सबके बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं, सबसे पहला कौन सा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा कौन सा होता है, जॉइंट सेक्टर होता है। ठीक है, हिंदी में ये कौन सा है, निजी है, फिर सार्वजनिक है, ठीक है, और कौन सा है, मिश्रित है। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि निजी में कौन कौन से आते हैं, निजी में कितने तरीके के बिजनेस आते हैं, लिखना, देखो कौन कौन से, एक तो आता है एकल व्यापार, कौन सा आता है, एकल व्यापार, एक होता है एकल व्यापार, साझेदारी, और कंपनी। ये तीन तो आपको दिए हुए हैं सिलेबस में। इसके अलावा चौथा संयुक्त संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार। ठीक है, एक संयुक्त हिंदू परिवार, और एक और होता है सहकारी संगठन। एक और कौन सा होता है, सहकारी संगठन, सहकारी संगठन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और ये होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखो, हिंदी इंग्लिश में ये यूं भी होता है, जैसे अगर आप कोई हिंदी मीडियम का है, वो कहता है सर मैं तो हिंदी में ही पढ़ना है, वो इंग्लिश में ही पढ़ना है, लेकिन आपको क्या पता आपका कौन सी स्कूल में अपॉइंटमेंट हो जाए, तो आपको दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और भी मैंने पहले भी बैच लिए ना, वहां पे मैं सबको ये बोलता था कि हेडिंग हेडिंग जो है ना वो सबकी पढ़ो, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तुमको पता तो होना ही चाहिए। और फिर क्या होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं ना, एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ होता है एग्जाम में, एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। मान लो तुमको हिंदी में कोई टर्म समझ में नहीं आया, तो तुम इंग्लिश को पढ़ के समझ जाओगे, इंग्लिश में कोई चीज समझ में नहीं आई तो हिंदी में पढ़ के समझ जाओगे, क्योंकि अपन चीजों को किसमें समझ रहे हैं, दोनों में समझ रहे हैं, तो उसका फायदा होता है एग्जाम में। बाकी हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश का पता ही नहीं चलता, इंग्लिश वालों को हिंदी का पता ही नहीं चलता क्या पूछा, तो उस हिसाब से दोनों ही अपन को क्या करना है, हेडिंग हेडिंग तो जरूर लिख लो। फिर आते हैं कौन से, सार्वजनिक उपक्रम या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं, लिखो, एक तो होता है विभागीय, एक होता है विभागीय उपक्रम, विभागीय उपक्रम, एक होते हैं वैधानिक उपक्रम,
वैधानिक उपक्रम, और एक होती है सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी। ठीक है, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेचुअरी कॉरपोरेशन, स्टेचुअरी कॉरपोरेशन, और इसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं 5 तरीके के, पब्लिक जो होते हैं सार्वजनिक उपक्रम होते हैं 3 तरीके के, उसके अंदर कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर का, मिश्रित का कोई भी पार्ट नहीं होता है। इनके बारे में लिख लिया। विभागीय उपक्रम कौन कौन से? विभागीय उपक्रम, वैधानिक उपक्रम और सरकारी कंपनी। अब बात यह कि इसमें से सर क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन आपको क्या पूछेंगे, या तो आपको यूं पूछेंगे निम्न में से विभागीय उपक्रम किस प्रकार का संगठन है। क्या पूछेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विभागीय उपक्रम किस प्रकार का संगठन है, और ऑप्शन देंगे निजी संगठन, सार्वजनिक संगठन, मिश्रित संगठन, निम्न में से कोई नहीं, या तीनों, सारे के सारे, ऐसा पूछ लेते हैं। ठीक है, या यूं पूछेंगे कंपनी निम्न में से किस प्रकार का संगठन है, या तो यूं, या इसको रिवर्स भी कर सकता है। रिवर्स कैसे करेंगे, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, तो 3 नाम तो ये देंगे, और चौथा नाम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक दे देंगे। या देंगे निम्न में से कौन सा निजी उपक्रम नहीं है, तो 3 नाम ये देंगे और एक इनमें से कोई दे देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर क्या करते हैं, बच्चों को घुमा देते हैं। अगर अपन ये सोचें कि सर सिलेबस में तो माने ये 3 ही लिख रखा है, बाकी रहा क्यों बढ़ावा, ये 3 ही है, बाकी की चीजें हम क्यों पढ़े, लेकिन पूछने में तो वो आपको क्या करेंगे, पूछ तो वही रहे। इन 3 के अलावा चौथे ऑप्शन दे दिया इन्होंने, तो आपको पता तो होना चाहिए, याद रहेगा। अब बात करते हैं इनके बारे में, इनकी डिटेल्स के बारे में पता है थोड़ा बहुत क्या। सबसे पहले आते हैं कौन सा, एकल व्यापार। एकल व्यापार जो होता है उसमें कौन होता है, एक ही मालिक होता है जो बिजनेस को चलाता है। बिजनेस के सारे डिसीजन, सारे निर्णय कौन लेगा, वो अकेला लेगा। जोखिम, रिस्क भी होगा, किसका होगा, उसका अकेला होगा। सारे पैसे बिजनेस में वो अकेला ही लगाएगा। वो कौन सा होता है, एकल व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप। जो भी मैं बोल रहा हूं, जो फीचर्स वगैरह मैं बता रहा हूं, वो सब अपन लिख लेंगे। इन सब की विशेषताएं, फीचर्स, सबकी मेरिट, सबकी डीमेरिट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, किसका क्या फायदा है, किसका क्या नुकसान है, क्या हानियां है, क्या लाभ है, और क्या विशेषताएं हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। निम्न में से कौन सा एकल व्यापार की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सा एकल व्यापार का लाभ नहीं है, कौन सी इसकी हानि है, वो बताओ, तो आपको ऐसे पहचानना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल बेसिक इंट्रोडक्शन पे चले तो एकल व्यापार कौन सा होता है, जिसका एक ही मालिक होता है, बिजनेस में पैसा लगाने वाला वो अकेला, जोखिम उठाने वाला वो अकेला, लाभ कमाने वाला, प्रॉफिट लेने वाला वो अकेला ही होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, साझेदारी होती है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं जो मिलके क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। मतलब इसमें 2 जने ज्यादा मिलके क्या करते हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, प्रॉफिट हुआ तो वो बांट लेंगे आपस में, लॉस हुआ तो भी वो आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे, क्योंकि वो साझेदारी है, पार्टनरशिप। कंपनी जो होती है, कंपनी में कोई भी मालिक नहीं होता। कंपनी में कौन नहीं होता, मालिक नहीं होता। कंपनी में होता है संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को क्या करते हैं, चलाते हैं। कंपनी के पास होते हैं शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं, शेयर होल्डर, अंशधारी होते हैं जो कंपनी में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा, डिविडेंड, लाभांश मिलेगा। लॉस हुआ तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनका नुकसान हो गया। ठीक है, कंपनी का कोई मालिक नहीं होता। कंपनी में कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। कंपनी बनाने वाला कौन हो जाएगा, आप बोलोगे सर वो मालिक ही तो हुआ, वो मालिक नहीं होगा, वो होगा मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन होगा, प्रबंध संचालक होगा। ठीक है, फिर संयुक्त हिंदू परिवार। संयुक्त हिंदू परिवार क्या होते हैं, वो बिजनेस होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, पुराने टाइम से। मेरे दादाजी वो बिजनेस करते थे, मेरे पापा वो बिजनेस करते हैं, मैं भी उसी बिजनेस में हूं, मेरे आने वाली जनरेशन उसी बिजनेस को करेगी। तो वो कौन सा बिजनेस होता है, संयुक्त हिंदू परिवार बिजनेस होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस।
ठीक है। और एक और जो होता है वो होता है कौन सा, सहकारी संगठन। सहकारी संगठन होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। 10 या 10 से ज्यादा जने मिलके एक संगठन बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि हम बिजनेस करेंगे और हम बिजनेस से अपने ही लोगों को क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, सहकारी संगठन होते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। याद रहेगा कौन से 5 तरीके के निजी संगठन होते हैं, याद रखना। पहले में अकेला आदमी बिजनेस करता है, दूसरे में 2 या 2 से ज्यादा जने बिजनेस करते हैं, तीसरे में प्रबंध संचालक होता है, प्रबंध निदेशक होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं और कंपनी को चलाते हैं। चौथे में फैमिली होती है, जो पुराने टाइम से बिजनेस चला आ रहा है, वो होता है संयुक्त हिंदू परिवार। और पांचवे में क्या होता है, 10 या 10 से ज्यादा लोग मिलके ग्रुप बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं और मिलके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे और सेवा भाव से करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते। ठीक है, सबके बारे में अपन क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, किसके अंदर क्या है, किसकी क्या विशेषताएं, किसके क्या लाभ है, किसके क्या नुकसान है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है कौन से, सार्वजनिक उपक्रम। वैसे तो ये दिया हुआ नहीं है तो इनके बारे में अपन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो एनसीईआरटी की बुक में है, एनसीईआरटी तुम्हारे लिए भगवान। ठीक है, तो एनसीईआरटी की सारी चीजें अपन को पढ़नी है तो उनको पढ़ के जाओ। अगर तुमको एग्जाम क्लियर करना है तो एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या क्या आता है, सार्वजनिक उपक्रम में पहला होता है कौन सा, विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये वो बिजनेस होते हैं जिनको सरकार का एक मंत्रालय चलाता है। कौन से बिजनेस होते हैं, जिनको सरकार का मंत्रालय चलाता है। जैसे एग्जांपल बताओ, कौन सा बिजनेस जिसको सरकार का मंत्रालय चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे भारत में है, भारत में एक रेलवे मिनिस्ट्री चलती है, रेलवे मंत्रालय चलता है, उसका मिनिस्टर अपॉइंट होता है, वो रेलवे के लिए डिसीजन लेता है, तो वो कौन सा होता है, विभागीय उपक्रम होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फिर वैधानिक उपक्रम वो होते हैं जो किसी कानून के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कानून के द्वारा स्थापित होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, बैंक है, लेकिन एक तरीके का बिजनेस ही तो कर रहा है, लेकिन ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, चलते हैं। बैंकिंग नियमन अधिनियम बना हुआ है एक अपने देश में, 1949 पूरे एक्ट का नाम है, उसके हिसाब से ये क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ना, तो अपने देश में बीमा अधिनियम चलता है, वो उस अधिनियम के हिसाब से ये क्या करते हैं, काम करते हैं। कौन से, वैधानिक उपक्रम। ठीक है, और सरकारी कंपनी जिनका 51% शेयर, जिनके 51% शेयर्स या 51% अंश जो हैं वो किसके पास होते हैं, सरकार के पास होते हैं। किसके पास होते हैं, सरकार के पास। जैसे एग्जांपल दो, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ये सब है गवर्नमेंट कंपनियां हैं, ये सब क्या है, सरकारी कंपनियां हैं। समझ में आया क्यों सरकारी कंपनियां हैं, हर वो कंपनी जिसका 51% हिस्सेदारी सरकार के पास होती है वो सब क्या होती है, सरकारी कंपनी कहलाती है। क्लियर। अच्छा, जो कंपनियां शेयर इशू करती हैं, ध्यान रखना, जो कंपनियां बाजार में क्या करती हैं, शेयर इशू करती हैं, वो सब भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, पब्लिक नहीं होते, लेकिन वो पब्लिक कंपनी होती है। वो क्या होती है, पब्लिक कंपनी होती है, ध्यान रखना। उसको अपन बोलते हैं सार्वजनिक कंपनी। ये कंपनी के प्रकार के अंदर आती है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैं बता रहा हूं। अगर 51% हिस्सेदारी सरकार के पास है तो वो एक तरीके का सार्वजनिक संगठन है। क्या है, सार्वजनिक संगठन है, वो एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये जो पेट्रोल भराते हैं अपन कंपनियां, ये सारी क्या है, ये एक सरकारी कंपनियां। क्यों सरकारी कंपनियां हैं, क्योंकि इनके 51% अंश जो है वो सरकार के पास है, 51% से ज्यादा की ओनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट की है, तो ये सरकारी कंपनियां हैं। इसके एग्जाम्पल दूं मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, फॉर एग्जाम्पल टाटा। अब ये रिलायंस, टाटा, ये सब क्या है, क्या ये सरकारी कंपनियां हैं क्या, नहीं है। ये कौन सी कंपनियां हैं, प्राइवेट ही है, लेकिन ये क्या आती है, पब्लिक कंपनी के अंदर आती है। पब्लिक कंपनी क्यों बन गई है सार्वजनिक कंपनी, क्योंकि इन्होंने अंशों का निर्गमन किया, इन्होंने शेयर इशू कर दिया।
ठीक है, तो जब अपन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे ना, तब अपन फॉर्म्स ऑफ कंपनी को अच्छे से समझेंगे। कंपनी के प्रकार कितने होते हैं, उसके अंदर आएगा सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, एकल व्यापार कंपनी, तो वो कंपनी के अंदर भी आएगा वापस। क्लियर है? तो ये भी अपने डाउट्स माइंड में क्या रखना, क्लियर रखना। ठीक है, अब वापस दिमाग में ही लगाना है कि सर इनमें से कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहीं से कुछ भी एमसीक्यूज आपको घुमा के पूछ सकते हैं। देखने के लिए अपन सिलेबस में देखते हैं, अरे यार ये इतना सही तो टॉपिक है, इसको ऐसे पढ़ना है, लेकिन अगर क्वेश्चंस की बात करो ना, तो मैं इतने से टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस आपको बना के दे सकता हूँ। पढ़ते पढ़ते ही मैं बता दूंगा, देखो ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, इतने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपन को जब भी पढ़ रहे हैं ना, तब माइंड में ये क्लियर रखो कि कहां से कैसा क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 100% में गिरा हूं, 120 में से 100 105 क्वेश्चन तो तुम यूं ही टिक कर दोगे आधा घंटे में, 1 घंटे में बैठ के, अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो, कि हाँ ये टॉपिक यहाँ पे है, इसका ये मीनिंग था, अच्छा इसका ये होगा, तो वो हो जाएगा। और थोड़ी बहुत अपन को क्या करनी है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाजार में गाइड आती है ना, 2 गाइड 3 गाइड ले आओ, तीनों गाइड सॉल्व कर लो, सबके एबीसीडी ट्रिक लगे नहीं तो है। पढ़ने के बाद टाइम नहीं लगता है, पढ़ने के पहले टाइम लगता है जब समझ में नहीं आता है। पढ़ने के बाद तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, उस हिसाब से अपन को क्या करना होता है, चलना होता है। हुई चीजें क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, इनमें इनके बारे में थोड़ा लिखते हैं, एक एक के अंदर जाते हैं, इनकी मेरिट्स डीमेरिट्स ऐसे लिखते हैं। लगाओ हेडिंग फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एकल व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप या एकल व्यापार। लिखा? बताओ क्या होता है, अभी अपन ने समझा, जिसमें एक ही व्यक्ति होता है। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, ये जितने भी बिजनेस अपन पढ़ेंगे ना, जितने भी व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, कौन सा, सोल प्रोप्राइटरशिप, और कौन सा पढ़ेंगे अपन, कंपनी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, साझेदारी पढ़ेंगे, और भी जो दूसरे हैं, कौन सा, संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में पढ़ेंगे, और सार्वजनिक, क्या नाम है उसका, सहकारी संगठन, सहकारी संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। समझना, पहली चीज जो होती है ना, वो होती है इनका पंजीयन या इनका निर्माण। लिखना मत अभी, ठीक है, बता दूंगा मैं। पहली चीज जो होती है वो क्या होती है, पंजीयन या निर्माण। इनका निर्माण कैसे होता है, ये बनता कैसे है। कुछ तो ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका पंजीयन मतलब क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन या इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, बनते कैसे हैं। तो रजिस्ट्रेशन मतलब एक कानून है, एक लॉ बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होके बनते हैं। तो कुछ का पंजीयन अनिवार्य होता है, कुछ का पंजीयन अनिवार्य नहीं होता। अगर उनका पंजीयन होता है तो वो किस कानून के हिसाब से होता है, कौन से एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला बिजनेस कौन सा है, एकल व्यापार। एकल व्यापार का पंजीयन होता है क्या, तो इसका पंजीयन नहीं होता, इसका रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं आपको कंपनी, तो कंपनी का पंजीयन कंपलसरी होता है, इसका तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। किसमें होता है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इसका रजिस्ट्रेशन होता है। साझेदारी, साझेदारी में 2 तरीके की साझेदारी होती है। एक तो सीमित साझेदारी होती है, एलएलपी जिसको बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसका होता है। असीमित साझेदारी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उसका नहीं होता है। ठीक है, जैसे सहकारी संयुक्त हिंदू परिवार, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। सहकारी संगठन, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसका होता है। सहकारी अधिनियम 1912 के हिसाब से, 1912 जब अपन पढ़ेंगे इनको, तब मैं इनके बारे में भी लिखवाऊंगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सारे संगठन है, इनमें क्या क्या याद रखना है। एक तो क्या याद रखना है, इनका पंजीयन या निर्माण। इनका निर्माण कैसे होता है, तो किन्हीं का निर्माण पंजीयन या रजिस्ट्रेशन से होता है, किसी का नहीं होता, तो किसका कैसे होता है। दूसरी चीज आती है क्या, लाभ और हानि का बंटवारा। क्या होती है, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड
लॉस को किस तरीके से बांटा जाता है। जैसे एकल व्यापार में सारा प्रॉफिट इसका, सारा लॉस इसका। कंपनी की बात करें तो कंपनी में लॉस बढ़ता है, किसमें होता है, कंपनी में हमेशा साझेदारों के बीच, साझेदारी क्या सॉरी, कंपनी में कौन होता है, शेयर होल्डर्स, अंशधारियों के बीच में बढ़ता है। साझेदारी में साझेदारों के बीच में लाभ हानि बढ़ता है। संयुक्त हिंदू परिवार में परिवार के सदस्यों के बीच में बढ़ता है। और सहकारी संगठन में जो जो सदस्य होते हैं मेंबर, उनके बीच में बढ़ता है। ठीक है। फिर आपको याद रखनी है एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं दायित्व। क्या बोलते हैं, दायित्व। दायित्व या फिर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, दायित्व हमेशा होते हैं दो तरीके के। एक तो कौन से होते हैं, सीमित, और एक होते हैं असीमित। सीमित और असीमित दायित्व। सीमित मतलब लिमिटेड, ठीक है। एक सीमित कौन सा होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। असीमित मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि किसके दायित्व होते हैं सीमित, किसके दायित्व होते हैं क्या, असीमित। जैसे अगर मैं एकल व्यापार की बात करता हूं तो इसका दायित्व हमेशा क्या होता है, असीमित ही होता है, इसका हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सीमित और असीमित का क्या लॉजिक है, हाँ ठीक है। सीमित दायित्व मतलब सिंपल सा है, मैंने जितना पैसा लगाया है मैं उतने ही अमाउंट के लिए लाइबल हूं। मैंने बिजनेस में अगर मान लो 10 लाख रुपए बिजनेस में चाहिए, 5 जनों ने मिलकर बिजनेस में 2-2 लाख रुपए लगाए, तो हर आदमी उस 2 लाख रुपए जो उसने लगाए ना उतने के लिए लाइबल है। तो ये चीज क्या होती है, सीमित दायित्व है। असीमित दायित्व मतलब होता है कितना भी लॉस हो, अगर पार्टनर है तो सब में बराबर बटेगा, कोई यहाँ पे सीमित नहीं है। अब चाहे लॉस हो गया 20 लाख का, तो जिसने 2 लाख रुपए लगाए वो भी 4 लाख देगा, जिसने 3 लाख रुपए लगाए वो भी 4 लाख देगा, सब जने बराबर बांटेंगे। क्लियर है। अगर दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, तो हमको पता होता है कि इतना लॉस मुझको उठाना है, इतनी हानि मुझको उठानी है। अगर असीमित दायित्व है तो कितना भी नुकसान हो सकता है, सारा का सारा नुकसान किसका, आपका। अब अगर मैं आपको पूछूं, बताओ सोल प्रोप्राइटर कौन होता है, एक अकेला आदमी जो बिजनेस कर रहा है, तो इसका दायित्व सीमित होगा कि असीमित होगा, तो इसका दायित्व डेफिनेटली असीमित ही होगा, इसकी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड। क्यों अनलिमिटेड होगी, भाई एक जने ही बिजनेस करा है, जब प्रॉफिट सारा इसका होगा तो लॉस भी सारा क्या होगा, इसका होगा। तो इन सब के बारे में आपको ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। और बताऊं, और आपको ध्यान रखना है रिस्क या जोखिम। रिस्क कौन उठाता है, मेन जोखिम उठाने वाला कौन है। इसमें तो सारा रिस्क सारा जोखिम इसी का ही होता है। इसमें जो होते हैं जोखिम किसके होते हैं, शेयर होल्डर्स के जोखिम बढ़ जाता है, विभाजन होता है जोखिम का। इसमें साझेदारों का जोखिम होता है, उसमें भी डिपेंड करेगा कि साझेदार किस तरीके के हैं, उस हिसाब से इनके जोखिम का क्या होगा, विभाजन हो जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू परिवार में मेन जोखिम होता है कर्ता का, एक बड़ा सबसे बड़ा मेंबर होता है कर्ता, उसका जोखिम होता है, और सहकारी संगठन में सारे सदस्यों का होता है। तो इन सब के बारे में, ये जितने भी अपन संगठन पढ़ेंगे, इन सब के बारे में ये कुछ बहुत बहुत जरूरी जरूरी चीजें हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर है, क्या क्या पता होना चाहिए, पंजीयन या निर्माण कैसे होता है, लाभ हानि किस तरीके से बांटे जाते हैं, दायित्व लाइबिलिटी किस तरीके से होती है, सीमित दायित्व या असीमित दायित्व होता है, और रिस्क जोखिम कौन उठा रहा है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो अपन ने क्या हेडिंग लगाई, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल व्यापार हेडिंग लगाई थी। लिखो इसके अंदर, लिखो यह वह व्यापार या संगठन है, यह वह व्यापार या संगठन है, इट इज दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वह व्यापार या संगठन है जिसका, अगेन वही तीनों शब्द कौन कौन से, जिसका स्वामित्व, नियंत्रण व प्रबंधन, जिसका स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन, विच ओन कंट्रोल एंड मैनेज्ड, जिसका स्वामित्व, नियंत्रण व प्रबंधन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। लिखा, विच इज ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय सिंगल पर्सन। फिर एक लाइन छोड़ के लिखो इसकी विशेषताएं, विशेषताएं लिखा, किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन,
विशेषताएं, ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषताओं में लिखो पहला, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, पहली विशेषता लिखो दायित्व। सबसे पहला आता है दायित्व, लिखो सदैव असीमित। दायित्व सदैव असीमित होता है, ऑलवेज अनलिमिटेड। ऑलवेज अनलिमिटेड, इसका जो दायित्व होता है वो सदैव क्या होता है, असीमित होता है। सेकंड पॉइंट लिखो लाभ तथा जोखिम का वहन। लाभ तथा जोखिम का वहन, लाभ तथा जोखिम का वहन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कौन बांटता है, लिखो एकल व्यापारी द्वारा। कौन करेगा, लाभ और सब एक ही जने का होगा, एकल व्यापारी द्वारा, बाय सोल प्रोपराइटर। एकल व्यापारी, एक ही जना लाभ जोखिम का, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो संपूर्ण नियंत्रण। संपूर्ण नियंत्रण, तीसरी बात करते हैं संपूर्ण नियंत्रण, या इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। संपूर्ण नियंत्रण या कंट्रोलिंग, ये भी सेम एकल व्यापारी द्वारा, एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। लिखा, फिर लिखो निर्माण व समापन। निर्माण व समापन, निर्माण व समापन कैसे होता है, लिखो कोई वैधानिक औपचारिकता नहीं होती है। निर्माण व समापन कोई वैधानिक औपचारिकता, कोई वैधानिक औपचारिकता नहीं, ठीक है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, नो लीगल फॉर्मेलिटीज किसके लिए, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बिजनेस को बंद करना, बिजनेस को चलाना, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है, कोई वैधानिक औपचारिकता नहीं होती। जैसे तुमने पढ़ा हो अगर 11वीं 12वीं में, याद है 11 12 का थोड़ा बहुत, 11 12 में अपन कंपनी पढ़ते हैं तो कंपनी का फॉर्मेशन पढ़ते हैं और कंपनी का क्या पढ़ते हैं, डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप में भी तो पढ़ते हैं फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब इन सब के चालू करने का तरीका है और इनके बंद करने का भी तरीका है। बिजनेस को जैसे शुरू किया जाता है रजिस्ट्रेशन करवा के, वैसे बंद भी किया जाता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं किसकी, सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो इसमें कोई वैधानिक औपचारिकता नहीं होती। आपकी इच्छा हो जब बिजनेस शुरू करो, आपकी इच्छा हो जब बिजनेस को क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसका क्या मीनिंग होता है स्वतंत्र अस्तित्व का, स्वतंत्र अस्तित्व मतलब कंपनी अलग होती है, कंपनी को चलाने वाला क्या होता है, अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं किसकी, रिलायंस कंपनी की बात करता हूं। रिलायंस कंपनी के अगर ओनर को कुछ भी होता है तो क्या रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं होगी। धीरू भाई अंबानी के जब भी गए भगवान के पास, क्या रिलायंस बंद हो गई, नहीं हुई। अभी जमशेद उनका एक्सपायर हुए थे रतन टाटा, तो टाटा कंपनी बंद हो गई क्या, नहीं हुई। क्यों, क्योंकि कंपनी का क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, कंपनी की अपनी एक पहचान होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कंपनी का मालिक ही कंपनी को कौन है, चलाने वाला, व्यवसाय को चलाने वाला होता है। मतलब अगर कंपनी के मालिक को कुछ भी हुआ, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के एकल व्यापारी के मालिक को कुछ भी हुआ तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आया, तो ये होता है मेन, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। मतलब क्या हो सकता है, डैश करके लिख दो, लिखो इसके अंदर डैश करके लिखो,
लिखो व्यवसाय का स्वामी एवं व्यवसाय एक ही अस्तित्व है। व्यवसाय का स्वामी एवं व्यवसाय एक ही अस्तित्व है। बिजनेस एंड इट्स ओनर हैव सेम एंटिटी। व्यवसाय का स्वामित्व एवं स्वामी एवं व्यवसाय एक ही अस्तित्व है। ठीक है, फिर लिखो यदि यदि स्वामी को कुछ भी होता है, यदि स्वामी को कुछ भी होता है तो व्यवसाय बंद हो जाएगा, तो व्यवसाय बंद हो जाएगा। इफ एनीथिंग हैपन्स विद ओनर द बिजनेस विल वाइंड अप। बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि क्या नहीं है यहां पे, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन आपको क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट देंगे और आपको पूछेंगे यह कथन निम्न में से किस विशेषता की व्याख्या करता है। क्या पूछेंगे, ऐसा एक स्टेटमेंट दे देंगे और आपको पूछेंगे दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन विच फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो लिख रहे हैं कि व्यवसाय का स्वामी और व्यवसाय दोनों क्या हैं, अलग अलग होते हैं, यह किस विशेषता की व्याख्या करता है, और उसमें ऑप्शंस दे देंगे आपको। तो उसमें ज्यादातर क्या कर लेंगे, नियंत्रण पे टिक करके आ जाएंगे जो नहीं पढ़ेंगे। बाकी पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी लिख रखा मतलब स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, याद रहेगा। तो ये सिंपल से क्या है, इसके फीचर्स हैं या विशेषताएं हैं। क्लियर है, 1 2 3 4 5 5 ही हुई। निर्माण, समापन, दायित्व, लाभ, जोखिम, नियंत्रण, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। हाँ एक और लिखो, निरंतरता का अभाव। 6 पॉइंट यहां लिख रहा हूं, 6 पॉइंट लिखो। निरंतरता, निरंतरता का अभाव मतलब क्या होती है इनकी, लेस कंटिन्यूटी होती है। निरंतरता का अभाव, लेस कंटिन्यूटी। क्लियर है, ये भी पढ़ के पता चल रहा है सेम। अगर इनका क्या है, स्वतंत्र स्वामित्व है ही नहीं तो इनमें निरंतरता नहीं होती। मालिक को कुछ भी हुआ बिजनेस हो जाएगा बंद। अगर ये चीज है तो बिजनेस में निरंतरता होती है, तो इसमें निरंतरता का क्या होता है, अभाव होता है। क्लियर है, अब लिखो इसके फटाफट मेरिट्स लिखो। गुण क्या होते हैं, सिर्फ पॉइंट पॉइंट ही लिखेंगे। गुण या फिर मेरिट्स क्या होती है, गुण या मेरिट्स। लिखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, पहला लिखो शीघ्र निर्णय। फर्स्ट होता है क्या, शीघ्र। शीघ्र में छोटी ही आती बड़ी आती है, सही है, शीघ्र निर्णय। ठीक है, सेकंड लिखो गोपनीयता, गोपनीयता रहती है। शीघ्र निर्णय होते हैं, सेकंड लिखो क्या होती है, गोपनीयता होती है। तीसरा लिखो प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, गोपनीयता, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। और चौथा लिखो उपलब्धि का एहसास, उपलब्धि का एहसास। समझ में आया क्या है चारों लाभ। शीघ्र निर्णय मतलब क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि एक ही जना डिसीजन लेने वाला है तो उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या होता है, गोपनीयता मतलब क्या होती है, सीक्रेसी होती है, ये डिसीजन अपने खुद लेगा, इसी को पता है क्या डिसीजन लेना है। तीसरा प्रत्यक्ष प्रोत्साहन होता है, इसका क्या मीनिंग है बताओ, डायरेक्ट इंसेंटिव। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मतलब डायरेक्ट इंसेंटिव, जो भी प्रॉफिट हुआ सारा की सारा किसको मिलेगा, इसको ही मिलेगा, किसी को बांटने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है। और उपलब्धि का एहसास भी होता है, मतलब ये क्या होती है, ये होती है सिंपल सा फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, फीलिंग ऑफ
अचीवमेंट, अगर मैंने एक छोटी सी दुकान लगा के बिजनेस शुरू किया और मैंने उसको बढ़ा दिया, मेरे पास अब 5 दुकान है, 10 दुकान है, तो मेरे अंदर क्या होगा, एक एहसास होगा, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होगी। तो ये सब किसके लाभ होते हैं, ये सब सोल प्रोप्राइटर के लाभ होते हैं। जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट तुम्हारे एग्जाम में आए। 10 बुक खोलोगे ना तो 10 बुक में 10 तरीके के और भी लाभ मिलेंगे। हमको ये समझना जरूरी है कि एकल व्यापार क्या होता है। उन्होंने पूछ लिया निम्न में से कौन सा लाभ है, निम्न में से कौन सी हानि है, तो कोई उसका फिक्स नहीं है। ठीक है, पॉइंट कुछ भी हो सकता है। अपन को वहां सोचना पड़ेगा कि यार ये लाभ हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर तुमको एकल व्यापार पता है तो उस हिसाब से सोचना। ठीक है, यूं मत करना एक सर ने तो 4 ही पॉइंट लिखा है वहां, तो कोई 5वां पूछ लिया हमको बताइए ही नहीं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाभ हानि ये जो चीजें है ना, इनमें कहीं से कुछ भी वो अपना पॉइंट बना के पूछ सकते हैं। क्लियर, तो ये सब क्या होते हैं, इसके गुण या मेरिट्स होते हैं। अब ऐसे ही लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो इसकी क्या, हाँ डीमेरिट्स, सीमाएं। डीमेरिट्स या फिर इसकी सीमाएं, लॉस क्या क्या होते हैं किसके, एकल व्यापार के। क्या क्या लॉस होते हैं, सोचो क्या हो सकते हैं, सोचो क्या लॉस हो सकते हैं। एक आदमी अकेला बिजनेस चलाएगा तो सारा जोखिम उसका, सारा पैसा उसको लगाना है, तो उसके पास पैसा भी क्या होता है, कम ही होता है। मैनेजमेंट भी सारा क्या करना है, उसको ही करना है। डिसीजन भी सारे क्या करने हैं, उसी को ही लेने हैं। तो इसके क्या होते हैं, कुछ बहुत सारी सीमाएं भी होती है। लिखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, सीमित संसाधन। एक तो क्या होते हैं इसके पास, सीमित संसाधन होते हैं। लिखा, सेकेंड पॉइंट लिखो, लिखो सीमित जीवन काल, सीमित जीवन काल। फिर लिखो असीमित दायित्व, सीमित जीवन काल, असीमित दायित्व, असीमित क्या होता है, दायित्व। और चौथा पॉइंट लिखो सीमित प्रबंध योग्यता, सीमित प्रबंध योग्यता, सीमित प्रबंध योग्यता। समझ में आया। सीमित संसाधन मतलब क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं कम। जीवन काल मतलब क्या होता है, लिमिटेड लाइफ। ठीक है, और क्या होती है, असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये तो अनलिमिटेड हुई इसके पास लाइबिलिटी। और सीमित प्रबंध योग्यता होती है मतलब लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी। एक जना जितना जानता है वो उसी हिसाब से क्या करेगा, चीजों को मैनेज करेगा। क्लियर, तो ये पहली चीज जो अपन ने पढ़ी वो कौन सी पढ़ी, एकल व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में अपन ने पढ़ा। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, कितने तरीके की चीजें होती है, किस तरीके से चलती है। क्लियर हुआ, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे रेगुलर पढ़ेंगे कंटिन्यू क्लास को करते रहेंगे। आज अपन जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं, 1 घंटे में ही। कल से अपन क्या करेंगे, टाइमिंग यही रखेंगे, धीरे धीरे अपने टाइमिंग को बढ़ाएंगे कोर्स को कवर करने के लिए। लाइव क्लास के लिए 3 बजे आना है, ऑफलाइन क्लास के लिए भी हम यहाँ पे 3 बजे ही मिलने वाले हैं। 3 से 4, 4:15, 4:30, 5, धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे अपने कोर्स के हिसाब से। ओके, तो रोज अपन इसी वक्त पे मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।